तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अबनॉर्मैलिटी। जब हम अपने नॉर्मल से डिविएट करेंगे तो उसको हम अबनॉर्मैलिटी बोल सकते हैं। नोन इज योर PTSD, ठीक है, which is your post traumatic stress disorder। ये डिसऑर्डर्स तभी होते हैं जब हमारा बॉडी और ब्रेन एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम ना करें। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द क्लास। आई रियली होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्कूल वर्टिकल की क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम चैप्टर 3 यानी कि मीटिंग लाइफ चैलेंजेस जो है वो चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो आज हम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं विच इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ना समझना बहुत जरूरी है कि क्या होते हैं डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, व्हाट रियली हैपेंस इन डिसऑर्डर्स, ये सब चीजें समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं दैट मेंटल हेल्थ इज समथिंग व्हिच सफर्स द मोस्ट, इजंट इट। मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा सफर करती है लोगों की, राइट। और कुछ हद तक मैं ये भी बोलूंगी कि हम मेंटल हेल्थ और मेंटल डिजीजेस को बहुत लाइटली यूज करने लग गए हैं, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज ऑफ इट ताकि हम उसको इतना लाइटली इस्तेमाल नहीं करें। क्या हम कैंसर टर्म का इस्तेमाल बहुत लाइटली करते हैं? नहीं। तो क्या फिर हम डिप्रेशन टर्म का इस्तेमाल या एंग्जाइटी या पैनिक अटैक का इस्तेमाल इतने लाइटली हम क्यों करने लग गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना इसकी निटिग्रिटीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अबनॉर्मैलिटी, ठीक है। अब ये क्या चीज है ना। हम अबनॉर्मल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अबनॉर्मैलिटी जो है उसके बेसिक अगर हम डेफिनेशन में देखें तो इट हैज 4 Ds, ठीक है। व्हाट डज इट हैव? इट हैज 4 Ds, ठीक है। कौन से 4 Ds हैं ये? तो अगर हम इन 4 Ds की बात करें, सो वी हैव डेविएंस, डिस्ट्रेस, ठीक है, वी हैव डिसफंक्शन एंड डेंजर, ओके। तो पहले तो ना हमें समझना होगा गाइस कि अबनॉर्मैलिटी क्या है, ठीक है। हम अबनॉर्मैलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अच्छा देखो, हर किसी का ना एक नॉर्मल होता है, राइट। एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन नॉर्मल, ओके। जैसे किसी के लिए 4 बजे उठना नॉर्मल है, किसी के लिए 4 बजे तक जगे रहना नॉर्मल है, ठीक है। हर इंसान का अपना नॉर्मल होता है, फाइन। सो जब हम उस नॉर्मल से डिविएट करते हैं, ठीक है, देन इट कैन बी कॉल्ड एज एन अबनॉर्मैलिटी। जब हम अपने नॉर्मल से डिविएट करेंगे तो उसको हम अबनॉर्मैलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली दिन बोलते कि यार मुझे ना क्रिकेट नहीं खेलने का मन कर रहा है, अब आई डोंट लाइक क्रिकेट, तो उसको हम कहेंगे यार ये तो अबनॉर्मल है, isn't it? ये तो नहीं होना चाहिए था, ओके। सो abnormality is what? When you deviate, जब आप अपने नॉर्मल बिहेवियर से, आपके लिए जो नॉर्मल है उससे अलग बिहेव करोगे तो उसको डिविएंस कहते हैं, ठीक है, फाइन। देन वी हैव डिस्ट्रेस, ओके। डिस्ट्रेस क्या चीज है? देखो गाइस, कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हमारा नॉर्मल क्या है, राइट। और जब हम अपने नॉर्मल से कुछ अलग बिहेव करते हैं तो हमें पता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। इवन वी नो दैट समथिंग इज रॉन्ग, ऑलराइट। तो ये क्या कॉज करता है? ये हमें डिस्ट्रेस कॉज करता है, ठीक है। देन एट द सेम टाइम जब हम अपने नॉर्मल से अलग हट के कुछ करेंगे तो डोंट यू थिंक हमारे थोड़ा डिसफंक्शनल हो जाएगा, राइट। अब जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ करके कुछ करने लग जाऊं, ओके, सो इट इज गोइंग टू मेक मी डिसफंक्शनल। मतलब कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेस में हूं, यार ये तो मेरा नॉर्मल नहीं है, मैं अपने नॉर्मल से कुछ अलग बिहेव कर रही हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू फंक्शन प्रॉपरली, इजंट इट।
मुझे स्ट्रेस होगी, टेंशन होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। और जब स्ट्रेस और टेंशन होती है तो उस वजह से कभी कभी हमारा बिहेवियर जो है ना वो डेंजरस हो जाता है, ठीक है। इट कैन बिकम अ बिट डेंजरस इज वेल, राइट। जैसे कई बार आप देखोगे कि हमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स में लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, है ना। तो वो डेंजरस हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, ठीक है, और अपने लिए भी कई बार, है ना। Okay. अच्छा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ऑलराइट। ये तो हमने 4 Ds देखी, ओके। एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम कहते हैं डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। तो पुराने जमाने में वो ऑब्वियसली जब लोगों के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वन ऑफ द वेज टू डिफाइन abnormality was this: deviation from social norms, ठीक है। तो कोई भी, अब पहली बात तो हम देखते हैं कि सोशल नॉर्म्स होती क्या चीज है। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नॉर्म्स का मतलब होता है अ सेट ऑफ अनरिटन रूल्स, ठीक है। तो नॉर्म्स क्या है हमारे लिए? नॉर्म्स है सेट ऑफ अनरिटन रूल, ठीक है। तो जब हम उस रूल के, जब हम उस सोसाइटल नॉर्म के, जब हम उस रूल के अगेंस्ट जाएं, ठीक है, या हम उस रूल से डेविएट कर जाए, या उस रूल से हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। और बहुत बार आप देखेंगे कि इसको ही अबनॉर्मल बिहेवियर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जब हम सोसाइटी के नॉर्म्स से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, या सोसाइटी के नॉर्म से कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड इज व्हाट? दैट इज कंसिडर्ड इज अबनॉर्मल, ठीक है। तो हर सोसाइटी के ना कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है, कुछ अनस्टेटेड रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं, फाइन, then it results in what? It results, according to the society, that is an abnormal behavior, but it's not true actually, ठीक है। कई बार सोसाइटी जो है वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम एक तरीके से चले जो कि शायद एक्चुअली जो सोसाइटी चाहती है वो अबनॉर्मल है, ठीक है। औरतों को जिंदा जला देना अबनॉर्मल है, ठीक है। लड़कियों, 4-4 साल की बच्चियों का रेप होना वो अबनॉर्मल है, राइट। तो ये तो हम नहीं कह सकते सोसाइटी में जो चीजें होती है तो ये नॉर्मल है, नहीं, इट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। ओके, जो सेकेंड अप्रोच है वो क्या कह रहा है? व्यूज अबनॉर्मल बिहेवियर is maladaptive. Okay. What is it doing? It is viewing abnormal behavior as what? It is viewing abnormal behavior as maladaptive. तो कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अबनॉर्मल बिहेवियर वो नहीं है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। अबनॉर्मल बिहेवियर वो है जिसकी, अबनॉर्मल बिहेवियर उसको कहते हैं जब सोसाइटी हमारे वेल बीइंग पे फोकस नहीं करती, right? So well-being is not just survival, all right? It also includes growth and fulfillment. अगर आपने अपना सैम्पल पेपर देखा होगा तो ये क्वेश्चन था वहां पे, ठीक है। व्हाट इज वेलबींग? 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो वेलबींग क्या है? वेलबींग का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, बट इट ऑल्सो मीन्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट, ठीक है। तो क्या सोसाइटी हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर रही है, ठीक है। अगर नहीं कर रही है तो जो सोसाइटी का वो बिहेवियर है ना वो अबनॉर्मल है, ठीक है। This is what it says, all right. And there's also another term which is attached, usually attached to all kinds of disorders, and that is known as your stigma, ठीक है। स्टिग्मा क्या चीज है? स्टिग्मा बेसिकली हम कह सकते एक टेबू है, ठीक है, कि अगर हम जाएंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे, अगर हम थेरेपी लेंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे, ठीक है। तो उसको हम स्टिग्मा बोल सकते हैं। टेबू जो है वो डेफिनेटली अटैच्ड है इन चीजों से, ठीक है। चलिए, now the next thing that we have to take a look at is the historical background.
ओके, सो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है गाइस? वी विल टेक अ लुक एट दैट. देखो, as I said that psychological disorders till now, अभी भी हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारा स्टिग्मा, बहुत सारी चीजें आज भी अटैच्ड हैं. ठीक है, तो हिस्टोरिकली इसका क्या पूरा प्रोसीजर रहा होगा या क्या एवोल्यूशन रहा होगा, वो हमें देखना है. ठीक है, तो एक एक वक्त था जब ऐसे लोगों को एज यूजलेस मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ट्रीट करते थे. आपको अगर पता होगा तो हिटलर की जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, उसमें उनपे ना, उस कैंप पे ऐसे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि ये तो अब यूजलेस मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, तो इनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है, एंड वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स, पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन. एक एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ मैं. सो क्या करते थे हिटलर के जो डॉक्टर्स हैं, वो बेसिकली जैसे मान लो कि उनको देखना है कि अगर बॉम्ब वूंड है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो पता है क्या करेंगे, एक कोई भी इंसान होगा जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होगा, उसको ना उसके आसपास एक बॉम्ब एक्सप्लोजन करेंगे. ठीक है, तो उसको बॉम्ब वूंड हो जाएगी, राइट. अब जब बॉम्ब वूंड होगी तो फिर देखेंगे कि अच्छा उसको बॉम्ब वूंड हुई है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कितना पेन हो रहा है, क्या इसके रेपरकशन. इमेजिन किसी को बॉम्ब वूंड होना, मतलब उसकी स्किन जल रही है. सो कैन यू इमेजिन द पेन, एंड ऑब्वियसली नो पेन किलर्स वर गिवन. तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता था लोगों का, क्योंकि उनको कहते थे कि तो यूजलेस है, ये मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है ही नहीं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट फ्रॉम देयर वी हैव कम अ लॉन्ग वे, कि हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इन चीजों के बारे में. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या अप्रोचेस हैं. फाइन, तो सबसे पहला जो अप्रोच है वो है हमारा सुपर नेचुरल और मैजिकल फोर्सेस. ठीक है, सो बहुत टाइम तक ओके, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप देखेंगे कि जो डिसऑर्डर्स है ना, उनको लोगों ने सुपर नेचुरल एक एंगल दिया है. ठीक है, जिसको हम भूत बाधा कहते हैं, कि भूत प्रेत का साया है, शैतान का साया है. तो एग्जॉर्सिज्म, या फिर जिसको हम झाड़ फूक कहते हैं, जैसे जो ओझास करते हैं, पंडित करते हैं. ठीक है, शमन्स को बुलाया जाता है करने के लिए, क्योंकि बिलीव किया जाता है कि वो मीडियम्स, यानी कि जो आत्मा है उससे वो बात कर सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज वन अप्रोच दैट वी यूज्ड टू हैव. ठीक है, दूसरा अप्रोच है दैट इज नोन एज योर बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच. सो ये क्या अप्रोच है गाइस? ये बहुत इंटरेस्टिंग सा अप्रोच है. इसमें कहा जाता है कि हम स्ट्रेंजली इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि हमारी बॉडीज और ब्रेन जो हैं वो सही से काम नहीं कर रही. दे नॉट वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन. दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है किसी भी डिसऑर्डर का, क्योंकि सही बात है, डिसऑर्डर्स तभी होते हैं जब हमारा बॉडी और ब्रेन एक साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम ना करे. ठीक है, या एक जैसा काम ना करे. अगर मैं ये हाथ उठाना चाहती हूँ तो मेरा ब्रेन मेरा साथ दे रहा है, तभी मैं ये हाथ उठा पा रही हूँ, इजंट इट? अगर नहीं देगा तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू समथिंग लाइक दैट, है ना. तो जब ये दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, इट कैन रिजल्ट इन अबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है, अच्छा, एक और अप्रोच है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच. ओके, तो साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या चीज है भाई? तो इनका क्या कहना है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेसीज. ठीक है, जो हमारी थॉट्स
फीलिंग्स और एक्शंस हैं, ठीक है, उसमें जब हमें इनएडिक्वेसीज या कमतरी नजर आती है, ठीक है, तो उसमें हम डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने बारे में बुरा सोचते हैं, ठीक है, अगर हमारी सेल्फ एस्टीम लो है, ओके, या हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है अपने बारे में, देन इट कैन रिजल्ट इन डिसऑर्डर्स। आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है, हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इरेशनल थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे सेइंग, ओके। Then we have something called the organismic approach, the next one that we discuss. Okay. तो ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच जो है वो क्या है, ठीक है। तो इनका कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जब हो हमारे इमोशन और रीजन के बीच में, कई बार ऐसा होता है गाइस कि आपका इमोशन आपसे कुछ और करने को कहता है और रीजन जो है वो कुछ और करने को कहता है, ठीक है। आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो रीसेंट हमारी बातचीत होती है यूएस गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। आपने देखा होगा द वे डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इट्स horrendous, I would say. That is not, आप उस तरीके से किसी, अगर आप वर्ल्ड लीडर हैं तो वो भी एक लीडर हैं, ठीक है, आप उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, राइट। और ये बहुत टाइम से चल रहा है ना, बहुत टाइम से ऐसी बातें हो रही थी। बट आपने देखा होगा दैट आवर प्राइम मिनिस्टर नेवर रियली रिटॉर्टेड बैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो अच्छा, जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है कि यार ये क्या तरीका है, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है ना, इनको जवाब देना चाहिए, इनकी भाषा में जवाब देना चाहिए, ठीक है। ये हमारे इमोशंस कहते हैं, ठीक है। रीजन क्या कहता है कि नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू डील विद ट्रम्प। ट्रम्प से डील करने का दो ही तरीका है, या तो उसकी बात मान जाओ जो हिंदुस्तान कर नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन रखी है, ठीक है, या फिर उसे मजबूर कर दो कि वो हमारी बात मान जाए, राइट। तो अब उसको अगर हम उसकी भाषा में जवाब देंगे तो वो और भड़केगा, राइट। यू डोंट वांट दैट, ओके। आपको उसको भड़काना भी नहीं है, पर आपको उसको वो भी नहीं देना जो वो चाहता है। सो आप देखो कि इमोशन और रीजन के बीच में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। इमोशन क्या कह रहा है कि अरे छोड़ो, हटाओ इसको इसकी भाषा में जवाब देते हैं, पर रीजन क्या कह रहा है कि नहीं, what is more important? Trade is more important. Trade deal is more important. Country is more important. Country के लोगों की जो कमाई है वो ज्यादा जरूरी है। और आप देखो कि रीजन जो है वो जीत गया है ना। हमने आई थिंक, मतलब अभी तो ट्रेड डील की पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं, बट सम अग्रीमेंट जो है यूएस और इंडिया के बीच में कुछ हुई है ट्रेड को लेकर के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट जब होता है इमोशन और रीजन के बीच में, ठीक है। ओके, सो गैलन जो है, तो ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच, ठीक है। फिर एक होता है हमारा अप्रोच ऑन फॉर ह्यूमर्स, ओके। सो गैलन का दिया हुआ अप्रोच है ये। इन्होंने कहा कि हर ह्यूमन बॉडी जो है वो 4 चीजों से बनी हुई है, ठीक है, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, और राइट। और हर एक चीज, हर एक एलिमेंट जो है वो एक टेम्परामेंट को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि अगर इस जो भी हमारी एलिमेंट्स है, अगर उसमें ऊपर नीचे कुछ भी होता है, ठीक है, इफ एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस, अगर उसमें इम्बैलेंसेस हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो है वो डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, फिर आता है हमारा मिडिल एजेस, ओके। तो मिडिल एजेस में हम देखेंगे कि दोबारा से चीजें जो है ना वो वापस यहां चली गई हैं इन द फर्स्ट फेज, जहां पे लोगों का रिन्यूड इंटरेस्ट हो गया है डीमोनोलॉजी में। अब नॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका हो गया कि बस इसको कह दो कि भूत बाधा है। बहुत सारे यूरोप में विच हंट्स होते थे, ठीक है, विच हंट होते थे कि अच्छा ये औरत जो है ये चुड़ैल है, इसको पकड़ के मार दो, फाइन। और इसी टाइम पे हम देखेंगे कि जो क्रिश्चियन स्पिरिट है चैरिटी की, वो आपको देखने को नजर आएगी। सेंट ऑगस्टीन जो है, ही हैज रिटन एक्सटेंसिवली about the anguish, the anxiety, the mental
प्रॉब्लम एंड द कॉन्फ्लिक्ट दैट दीज पीपल वुड सफर फ्रॉम, ठीक है, और इनके ही जो जो भी उन्होंने लिखा है, इट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरीज, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा रेनेसां पीरियड। ओके, रेनेसां पीरियड क्या है गाइस? रेनेसां पीरियड हम सब जानते हैं कि यूरोप का एक पीरियड है जहां पे लॉट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज्ड ह्यूमनिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, क्यूरियोसिटी देखने को मिलेगी रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे जोहान वेयर जो है, ही हैज फोकस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने कहा ये जो रीजन है ऑफ एनी डिसऑर्डर, इट कैन बी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब अगर हमारे आसपास के लोगों से हमारे रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब्ड है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि विचेस जो है ना, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उनके साथ कोई भूत बाधा नहीं हुई है, ओके। देन वी हैव द रीजन एज एन एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड रीजन, ओके। सो ओके, सो एज ऑफ एनलाइटनमेंट और रीजन जो है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि साइंटिफिक फेथ, ओके, इज गोइंग टू रिप्लेस द डॉगमास दैट वाज देयर, जो भी रिलीजियस डॉगमास हैं, और एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी टू अंडरस्टैंड डिसऑर्डर्स, कि डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में आप देखिए कि रिफॉर्म मूवमेंट जो है, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो रिफॉर्म मूवमेंट में सिखाया गया लोगों को कि हमें इन लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति कंपैशन रखनी चाहिए, ठीक है, प्यार रखना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पीरियड का, और वो है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो पता है पहले क्या होता था, जब भी किसी को ऐसे डिसऑर्डर्स होती थी या कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो उसको ना सिंपली जो है वो मेंटल असाइलम्स में डाल देते थे, ठीक है। और अगर एक बार मेंटल असाइलम में चले गए ना, तो वहां से बाहर आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे विल मेक श्योर, एनवायरमेंट ऐसा होता था ना कि आप पागल होके ही बाहर निकलोगे, अगर मैं पागल टर्म को बहुत लूजली यूज करूँ तो, ठीक है। सो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, कि ऐसे लोगों को ना हमें एकदम से इंस्टीट्यूशन या असाइलम में नहीं डाल देना चाहिए। कम्युनिटी केयर, उनको हम अपने आस पास रखें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है, हम ज्यादा जैसे उनकी देखभाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट अप्रोच है जिसको हम कहते हैं इंटरैक्शनल, ओके, या फिर इट इज नोन एज योर बायोसाइकोसोशल अप्रोच, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, ऑलराइट, इसमें तीनों फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया है, बायोलॉजिकल के ऊपर, साइकोलॉजिकल के ऊपर और सोशल के ऊपर। मैं इसकी एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। सो मेरा एक देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, उसकी जो मदर है, ऑलराइट, शी वाज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम वॉट, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। और ये हमें पता कैसे चला, हाउ डिड वी नो दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो पता ऐसे चला। सो बेसिकली हम देखेंगे इसमें तीनों फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल, मतलब उनकी ना फैमिली में डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है, ठीक है, जेनेटिक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सोशल फैक्टर, मतलब उनको उस फैक्टर में डाल दिया गया, उनकी सोसाइटी कुछ ऐसी थी, व्हेन शी गॉट मैरिड तो उनको बहुत ज्यादा डोमेस्टिक अब्यूज सफर करना पड़ा, ठीक है, और इस वजह से साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब्ड हो गई, ठीक है। तो ऑलरेडी बायोलॉजिकली वो वनरेबल थी, सोसाइटल फैक्टर्स ने उनको और वनरेबल किया, ठीक है, और फिर आगे हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। ओके, नाउ वी सिंपली हैव क्लासिफिकेशन। ये बहुत सिंपल है गाइस, इसमें आई डोंट थिंक मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है। सो वी हैव द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ऑलराइट, वो अपना एक ऑफिशियल मैनुअल प्रोड्यूस करते हैं, और जो करंट मैनुअल है वो कौन सा है,
डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ऑलराइट, जिसको कि हम DSM-5 कहते हैं. ओके, वी ऑल्सो हैव एन इंडियन मैनुअल ऑफ इट, जिसका 10th रिविजन है, which is your international classification of diseases, okay, जिसको ICD-10 कहा जाता है. We also have ICD-10 classification of behavioral and mental disorders, जो कि WHO ने अप्रूव किया है. फाइन, just remember the names, that's it. I don't think इससे ज्यादा आपको कुछ भी और करने की यहाँ पे जरूरत है. ठीक है, okay. So the next concept that we're going to discuss is the factors which are underlying the abnormal behavior. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए हम इस पे फोकस करते हैं. ऑलराइट, so let's see the factors which affect or factors which are there underlying abnormal behavior. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो हमें डिस्कस करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, सो बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या है? देखिए, डिसऑर्डर्स जो है ना वो जरूरी नहीं है कि हमेशा मेंटल ही हो. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि मैल न्यूट्रिशन, इंजरी, अगर हेड पे आपको इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस वजह से भी आप अबनॉर्मल बिहेव कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. तो इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं गाइस, है ना, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर सही नहीं हो, या जो हमारी जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं अगर वो सही से काम नहीं करे, ठीक है, तो वो भी इट कैन रिजल्ट इन डिसऑर्डर्स. जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूरोट्रांसमिटर्स जो है वो बहुत जरूरी है ताकि वो हमारी बॉडी से मैसेज पास कर सके हमारे ब्रेन को. ठीक है, लेकिन अगर न्यूरोट्रांसमिटर सही से काम नहीं करेंगे, विच मीन्स हमारे ब्रेन को वो मैसेज जाएगा ही नहीं. ठीक है, और जब ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा देन ऑब्वियसली हमारा बॉडी जो है वो भी लेट रिएक्ट करेगा. ठीक है, जब लेट रिएक्ट करेगा देन ऑब्वियसली दिस कैन बी अ ह्यूज साइन ऑफ अ डिसऑर्डर. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जो है वो लेट रिएक्ट कर रहा है, आपका ब्रेन जो है वो लेट रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है. इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एंजाइटी इज लिंक्ड टू लो एक्टिविटी ऑफ द न्यूरोट्रांसमिटर गाबा. ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ डोपामीन की वजह से होता है. ठीक है, डिप्रेशन जो है वो लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन की वजह से होता है. याद रखिएगा बिकॉज कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, ओके. बायोलॉजिकल के अलावा वी ऑल्सो हैव जेनेटिक फैक्टर्स. ठीक है, ओके. अब ये क्या है? तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जैसे बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि लिंक्ड किस चीज से हैं? जो कि लिंक्ड हैं हमारे जेनेटिक एबरेशन से गाइस. ठीक है, कई बार हमारे फैमिली से आपको एग्जांपल दिया, कई बार हमारे फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है. ठीक है, और उस वजह से हम जो है, बिकॉज हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वी आर वनरेबल कि हम वो डिजीज जो है वो डेवलप कर लेंगे. ठीक है, तो जेनेटिक फैक्टर्स जो है ये उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. फाइन, ओके. देन वी हैव द साइकोलॉजिकल मॉडल. ओके, चलिए हम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा. ओके, तो साइकोलॉजिकल मॉडल जो है वो क्या है? सो साइकोलॉजिकल मॉडल जो है वो एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है? इनका कहना है कि अगर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि आसपास के लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड हो, ठीक है, देन इट कैन रिजल्ट इन डिसऑर्डर. ठीक है,
अब इसमें क्या किया, जैसे मटर्नल डेप्रिवेशन हो सकता है, मान लो कि मदर चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी नहीं है, अगर हमें बचपन में ही माँ बाप से अलग कर दिया जाए, या अगर हमें लैक ऑफ अफेक्शन है, ठीक है, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, पेरेंट सेपरेशन है, बच्चों का ओवर प्रोटेक्टिव या फिर फॉल्टी डिसिप्लिन है, मार मार के किसी को डिसिप्लिन किया गया है, तो वो चीजें जो हैं वो डेफिनेटली डिस्ट्रेस कॉज कर सकती है, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर ही वी हैव थ्री मोर, वी हैव साइकोडायनामिक, वी हैव बिहेवियरल, वी हैव कॉग्निटिव, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा साइकोडायनामिक, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि साइकोडायनामिक जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है गाइस, है ना। और इनके हिसाब से अब नॉर्मल बिहेवियर, चाहे वो नॉर्मल बिहेवियर हो चाहे वो अब नॉर्मल बिहेवियर हो, वो उसको कौन डिटरमाइन करता है? इट इज डिटरमाइंड बाय द रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस। मतलब जो हमारे ईगो प्रोसेसेस हैं, यानी कि इड ईगो, सुपर ईगो, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये डिसाइड करते हैं हमारी पर्सनालिटी को, हमारी बिहेवियर को, ठीक है। इनके इंटरैक्शन से ही हमारे बिहेवियर को शेप दिया जाता है, ठीक है। और इनका कहना है कि अगर इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इसको हम कह सकते हैं डिसऑर्डर, राइट। कई बार आप देखोगे कि आपका इड अगर बहुत एक्टिव है, दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये डिसऑर्डर है, फाइन। या कभी अगर आप देखोगे कि आपका ईगो बहुत एक्टिव है, ठीक है, हर जगह आपको रियलिटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़े ये जरूरी नहीं है, और हर जगह आप सुपर ईगो के अकॉर्डिंग भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो इनके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट बैलेंस नहीं है देन इट कैन रिजल्ट इन डिसऑर्डर, ठीक है। फिर आता है हमारा बिहेवियरल मॉडल, फाइन। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बिहेवियरल मॉडल भी है। सो बिहेवियरल मॉडल जो है वो बहुत सिंपल है गाइस। इनका कहना है कि कोई भी चीज होती है, चाहे वो नॉर्मल बिहेवियर हो चाहे वो अबनॉर्मल बिहेवियर हो, हम वो बिहेवियर सीखते हैं, ठीक है। वी लर्न दोज बिहेवियर, वी लर्न दोज मैल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग, ठीक है। अब लर्निंग जो है वो क्लासिकल, ऑपरेंट, किसी भी तरीके से हो सकती है, जो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फाइन। लेकिन हाँ, हम कोई भी चीज जो है वो सीखते हैं, हम उस बिहेवियर को लर्न करते हैं। वो इरेशनल बिहेवियर्स होती हैं जिसको हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो है आपका कॉग्निटिव मॉडल। ठीक है, ऑलराइट। कॉग्निटिव मॉडल क्या कहता है कि जब हमारे सो व्हाट इज कॉग्निटिव मॉडल सेइंग? कॉग्निटिव मॉडल इज सेइंग कि जब हमारे अजम्पशंस या फिर हमारे मेंटल प्रोसेसेस में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तब उस अगर उस सेंस में हो तो उसको हम कॉग्निटिव मॉडल कहते हैं। मतलब देखो, अब व्हाट इज मेंटल प्रोसेस, व्हाट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, राइट। तो जब हमारे ना इरैशनल थॉट्स होते हैं, इरैशनल थॉट क्या होता है कि आई मस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट, ठीक है, और आई मस्ट ऑलवेज लुक ब्यूटिफुल, ओके। ये सब क्या है? ये सब आपकी इरैशनल थॉट्स है गाइस। क्या है? इरैशनल थॉट्स, ओके। ये कभी भी आपको सुकून नहीं देंगे, कहीं ना कहीं आपको हमेशा परेशानी ही कॉज करेंगे, ठीक है। दैट इज योर कॉग्निटिव मॉडल, फाइन। अच्छा, इसके बाद वी ऑल्सो हैव द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, ठीक है, ओके। सो ये अलग मॉडल है, इसके अंदर नहीं आएगा। वी हैव ह्यूमनिस्टिक ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल जो है वो हमारा हो जाएगा
अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है that human beings are born with a tendency to be friendly, cooperative, constructive, और generally humanist जो हम हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने गोल तक पहुंच सकें, ठीक है? और हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? The ultimate goal is self actualization, ठीक है? That is what our ultimate goal is. Fine. तो जब हम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर पाते हैं, इट कैन रिजल्ट इन फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, हमें लगेगा कि शायद हम इनऑथेंटिक लाइफ जी रहे हैं, देन दैट इज नोन एज योर ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, और वो डेफिनेटली आपको डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती है, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा सोशियो कल्चरल मॉडल. आई डोंट हैव स्पेस, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. ओके, तो ये मॉडल बहुत सिंपल है गाइस. इस मॉडल का कहना है कि अगर हमें डिसऑर्डर्स को समझना है ना, देन इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, ठीक है? जो भी हमारे आसपास फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स है, सोशल कंडीशन, सोसाइटल नेटवर्क्स, सोसाइटी हमारी कैसी है, उन सब के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि लोगों की डिसऑर्डर्स जो है वो क्या होंगी, ठीक है? फैमिली इज द फर्स्ट स्टेप. अगर आपको फैमिली अच्छी नहीं मिली है, अगर आपके चाइल्डहुड रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड हैं, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का सेपरेशन है, या बच्चे को आपने बहुत बुरी तरीके से डिसिप्लिन किया है, देन ऑब्वियसली जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसकी फीलिंग्स, उसकी थॉट्स, उसकी एक्शंस जो हैं वो इनएक्यूरेट होंगी, ठीक है? ऐसे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों को हमेशा एक डर रहता है, ठीक है? और जो इन जनरल हमारी सोसाइटी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ती है हमारे ऊपर. जैसे आज अगर 9 बज जाएंगे, ठीक है, और मुझे यहां से जाना होगा, then I'm going to be really scared. Why? Because that is how the society is. ठीक है? अगर मैं यहाँ से 9 बजे जाऊंगी तो I would be getting a call, है ना? मुझे कॉल आएगा जो सबसे सीनियर मैनेजमेंट है उनसे कि क्या आप घर पहुंच गए हैं? Because that is how the environment has become, guys. ठीक है? Environment जो है वो कुछ इस तरह का हो गया है कि हमें इन सब चीजों से डर लगने लगा है, हमें इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा व्हाट यू कॉल इट, हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? सो आप देखो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऑल ऑफ दिस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डोंट यू थिंक? ठीक है? सो सोशियो कल्चरल थ्योरिस्ट ऑल्सो बिलीव कि कई बार ना हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोसाइटल लेबल्स की वजह से भी होती हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गाइस. देखो, हम एक्सपेक्ट करते हैं एक सपोज एक औरत से कि वो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक बीवी है, ठीक है? तो हमने ना सोसाइटल लेबल्स दे रखे हैं. सो कोविड के टाइम पे मैंने एक मीम तो नहीं बोलूंगी, बट देयर वाज दिस फोटो व्हिच आई सॉ. तो एक मदर है, शी इज वेयरिंग एन ऑक्सीजन मास्क, ठीक है? ड्रिप चढ़ी हुई है और वो वहां पे खाना भी बना रही है. शी इज कैरिंग एवरीथिंग एंड शी इज कुकिंग, ऑलराइट? And it shows what? How mothers are superhuman beings. I'm sorry, but that is not superhuman being. That is you exploiting your mother in the name of कि अरे वो तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है? वो इंसान है. हमने कई बार ना ऐसे सोसाइटल लेबल्स दे रखे हैं कि हम उस लेबल को शायद निभाते निभाते भी हम जो है वो क्रेजी साउंड करने लग जाते हैं, या हम शायद उन जब लेबल्स को नहीं निभा पाते हैं, then it can result in again feeling of inadequacies. ठीक है? Okay. Lastly, we have the diathesis stress model. ये बहुत similar है. Okay. ये बहुत similar है to what? ये बहुत similar है to the biological organic approach. ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया है? सो इसमें 3 फैक्टर्स होंगी, ठीक है? 3 कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है बायोलॉजिकल एबरेशन, मतलब कि जेनेटिकली आप एंडाउड हैं टू डेवलप अ डिसऑर्डर, ठीक है? द सेकेंड कंपोनेंट इज द वनरेबिलिटी, मतलब ऑब्वियस बात है ना कि अगर आप जेनेटिकली आप में वो चीज है, ठीक है, जेनेटिकली आपको वो प्रॉब्लम है और मैं आपको ऐसे सोशल सिचुएशन में डाल दूं
सो डोंट यू थिंक आपका जो जेनेटिक एबरेशन है वो ट्रिगर कर जाएगा? हम सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो मेरी फ्रेंड की मदर थी, शी वॉज ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड, है ना, जेनेटिकली वो प्री डिस्पोज थी टू डेवलप द डिसऑर्डर, ठीक है। फिर उनको हमने कैसे सोशल सिचुएशन में डाल दिया where she was suffering abuse on a daily basis, okay? तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो उनका जेनेटिक एबरेशन है वो ट्रिगर हो गया, ठीक है। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेसर्स। वो स्ट्रेसर्स जो उनको नेगेटिव फीलिंग्स आती थी when she was being beaten on a daily basis, when she had no way out, so that would make the person much more vulnerable to diseases, ठीक है। चलिए, now the next thing that we have to focus on is your major psychological disorders, ठीक है। और जो सबसे पहला डिसऑर्डर है जिस पे हम फोकस करने वाले हैं वो है एंजाइटी, ठीक है। हम बहुत लूजली यूज करते हैं इस टर्म को, एंजाइटी, है ना। कुछ भी होता है हम क्या कहते हैं, अरे एंजाइटी हो गई, एंजाइटी हो गई, एंजाइटी हो गई, राइट। बट दिस इज नॉट हाउ द टर्म इज टू बी यूज्ड। सो एज आई सेड, हम इस टर्म को बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू नो, कुछ भी होता है हम कहते हैं अरे बड़ी एंजाइटी होगी, बड़ी एंजाइटी होगी, बहुत एंजाइटी होगी। बट दिस इज नॉट व्हाट एंजाइटी इज। एंजाइटी जो है वो एक डिसऑर्डर है गाइस, ठीक है। तो हमें समझना होगा कि व्हाट इज एंजाइटी, ओके। सो अगर हम डेफिनेशन देखें एंजाइटी की, तो इट इज डिफाइंड एज डिफ्यूज्ड, वेग an unpleasant feeling of fear and apprehension, ठीक है। What do you mean by defined as diffused and vague? देखो, एंजाइटी में ना हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हमें किस चीज से डर लग रहा है, हमें किस चीज की वजह से इतनी अनप्लेजेंट फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। We don't really know for sure, alright? तो इसीलिए यहाँ पे डिफ्यूज्ड और वेग कहा गया है, क्योंकि ना हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि ओके दिस इज व्हाट इज स्केयरिंग मी, मुझे इस चीज का डर है, ठीक है। क्योंकि हम पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं, दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड एंड वेग फीलिंग ऑफ फियर एंड अप्रीहेंशन, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीजें याद रखनी है जब भी हम एंजाइटी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेंटनेस, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रेमर्स, ठीक है। अच्छा, अब एंजाइटी जो है वो बहुत टाइप की होती है, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वुड बी डिस्कसिंग ओवर हियर। चलो, तो पहले हम जो एंजाइटी डिस्कस करने वाले हैं वो है GAD, यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो GAD क्या है, इट इज योर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ओके। सो दिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो इसमें आप क्या देखेंगे, सो यू हैव दिस, यू नो, अगेन प्रोलॉन्ग्ड, है ना, लंबे समय तक के लिए आपको ऐसा कुछ महसूस होगा, फाइन। प्रोलॉन्ग्ड फियर, प्रोलॉन्ग्ड एंड वेग, अगेन आपको पता नहीं है आपको किस चीज से डर लग रहा है, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते दिस इज व्हाट आई एम स्कैर्ड ऑफ, ठीक है। एंड दिस इज अनएक्सप्लेन्ड इंटेंस फियर, है ना, ऐसा जैसे कुछ भूत देख लिया और उसका कहते हैं ना, like blood drains out from your body, right? तो उसको हम कहते हैं prolonged, vague, unexplained, intense fear. Again, जो कि किसी particular object से attached नहीं है. You don't know what you are feeling scared of. आपको नहीं पता कि आपको डर किस चीज से लग रहा है, बस एक डर है, क्यों है, किस लिए है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, फीलिंग्स ऑफ वरी एंड अप्रीहेंशन, ठीक है, हाइपर विजिलेंस, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये सही है कि नहीं, वो सही कि नहीं, तो आप हाइपर विजिलेंट रहते हो, ठीक है। यू कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द इन्वायरमेंट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं लाइट तो नहीं गिरने वाली, कहीं एसी तो नहीं खराब हो जाए, कहीं कोई ब्लास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यू कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द इन्वायरमेंट फॉर डेंजर्स की कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। So there is obviously going to be a lot of motor tension because the person is unable to relax. Restlessness होगी, shaky, tense होगा इंसान, ठीक है। ओके, ये हो गया GAD।
After this, we have something called panic disorder. Okay. सो पैनिक में क्या होगा, रेकरेंट एंग्जाइटी अटैक, मतलब बार बार जो आपको रेकरेंट एंग्जाइटी अटैक है, एंड यू हैव दिस इंटेंस फीलिंग ऑफ टेरर, मतलब जिसको कहते हैं ना एकदम एक एक्सट्रीम आपको डर लगे, ठीक है, सो उसको हम कहते हैं पैनिक। आप देखोगे कि जनरली इट इज एसोसिएटेड विद वन पर्टिकुलर स्टिमुलाई, मतलब किसी चीज का अगर हम मेंशन करेंगे, कुछ एक पर्टिकुलर ऐसी चीज होगी जो आपके सामने होगी, तो आपको बहुत गंदा पैनिक अटैक आता है, ठीक है। इसके अगर हम अगेन सिम्टम्स की बात करें, सो इट इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, dizziness, trembling, palpitations, choking, nausea, chest pain, discomfort. Sometimes you start, losing your control, and you also have these suicidal thoughts. Okay. Then we have phobias. ठीक है. Phobias क्या है? Phobias are irrational fears. ठीक है. मतलब इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको क्यों डर लग रहा है, किस लिए डर लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट स्कैर्ड, ठीक है। सो देयर इज नो रैशनल एक्सप्लेनेशन टू इट, फाइन। जैसे आई गिव यू माय फियर, इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, बट मुझे किसी भी आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है, बट मैं हरे पानी में, जो पानी मुझे हरा रंग का दिखता है ना, जैसे नदी का पानी हो गया, लेक का पानी हो गया, स्विमिंग पूल का पानी होता है जो हरा होता है, आई विल नॉट स्टेप इन टू इट, ठीक है, आई एम वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि हरे पानी में मगरमच्छ होता है। अगेन एज आई सेड, इट्स अ इरैशनल फियर, आई हैव नो रीजंस टू इट। मुझे कभी किसी ने मगरमच्छ ने अटैक नहीं किया, मैंने मगरमच्छ देखा भी नहीं है इनफैक्ट सामने से, बट देन दिस इज जस्ट हाउ इट इज, ठीक है। सो अब इसमें ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वी हैव स्पेसिफिक फोबियाज, अगोराफोबिया, ठीक है, सोशल फोबियाज होंगी। सो ओके, तो स्पेसिफिक फोबिया क्या चीज है, चलिए हम वो देख लेते हैं। सो स्पेसिफिक फोबिया इज व्हेन यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग पर्टिकुलर, ठीक है, किसी टाइप ऑफ एनिमल से, जैसे अगर मुझे मगरमच्छ से डर लगता है, इनक्लोज स्पेस, बहुत लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबी होता है, ठीक है, सो दैट इज नोन एज योर स्पेसिफिक फोबिया, ओके। देन यू हैव सोशल फोबिया, ऑलराइट, इसको हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। व्हेन यू आर डीलिंग विद सोशल सिचुएशंस, जैसे मान लो आपको कहीं किसी सोसाइटी में जाना है या किसी पार्टी में जाना है, कोई सोशल सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, देन दैट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, मतलब आपको बहुत ही गंदा फियर होगा, ठीक है। अगोराफोबिया इज व्हेन यू हैव टू डील विद अननोन सिचुएशंस, जब आपको किसी अननोन सिचुएशन में डाल दे जिसको आपने कभी हैंडल नहीं किया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज योर अगोराफोबिया, ठीक है। ओके, वी हैव वन मोर डिसऑर्डर ओवर हियर, दैट इज नोन एज योर SAD और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरली आप देखोगे कि ये डिसऑर्डर जो है वो बच्चों में होता है, फाइन, एंड दे हैव सर्टेन फिगर्स ऑफ अटैचमेंट, पेरेंट हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, और जब उनको उस फिगर ऑफ अटैचमेंट से अलग किया जाता है, सो दे हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है अलग रहने में, किसी के साथ ही रहना चाहेंगे वो हमेशा, फाइन, बहुत फियरफुल होते हैं, न्यू सिचुएशंस में एंटर नहीं कर पाएंगे, दे गोइंग टू क्लिंग ऑन टू देयर पेरेंट्स लाइक शैडो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को अलग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देन वी हैव ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है, चलिए।
तो पहला डिसऑर्डर इसमें कौन सा है गाइस? ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर में, ठीक है, वी हैव द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते, दोनों को हम समझेंगे कि ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या है और कंपल्सिव बिहेवियर क्या है। ओके, सो ठीक है, व्हाट इज ऑब्सेसिव बिहेवियर? चलो, so obsessive is when you are not able to stop thinking about a particular thing, है ना? जब आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो, राइट? दैट इज नोन एज योर ऑब्सेशन। आपने देखा होगा पुराने टाइम पे ना बड़ी मूवीज आती थी शाहरुख खान की, जिसमें उसको प्यार हो जाता था एंड देन ही वुड स्टार्ट कटिंग हिज उस वो sorry, he would start cutting his wrist and he would write name of Priya or whoever he's in love with. That's obsession, right? When you're obsessed with something, when you can't stop thinking about something, right? उसको हम obsession कहते हैं, fine? Compulsive is when you need to perform certain actions again and again. मतलब compulsively आप वो एक्शन करोगे, बार बार करोगे। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा आपने, हाथ धोने की आदत होती है, ठीक है। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि कॉन्स्टेंटली जो है वो सफाई करते रहेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ अरेंज करते रहेंगे, दे लाइक एवरीथिंग इन सिमेट्री। अगर सिमेट्री नहीं होगी तो उनको दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर। जब आप बार बार एक ही चीज, एक ही एक्शन रिपीट करोगे, ठीक है। We have a few more in this, okay? तो सबसे पहले तो we have what is known as your तो सबसे पहले तो इसमें और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे what is we have is trichotillomania, ठीक है। This is known as your hair pulling disorder, okay? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है because you can get questions from here. All right, it is known as what? Spelling is so difficult. It is trichotillomania. This is what? This is your hair pulling disorder. ठीक है? So कुछ लोगों को आदत होती है, so they have this habit of constantly, pulling their hair, like they keep pulling their hair like this. ठीक है? Then we also have one more disorder, which is known as your excoriation. ठीक है? Which is your skin picking disorder. Okay. What is the skin picking disorder? इस देखो कुछ लोगों को होंठ खाने की आदत होती है, ठीक है, अपने अंदर की स्किन को खाने की आदत होती है, तो दैट इज व्हाट योर स्किन पिकिंग डिसऑर्डर इज, ठीक है। ओके, चलिए ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। सो alright. So in trauma and stress related disorder, I think the main one that we have is known as your PTSD, ठीक है, which is your post traumatic stress disorder. तो जब आप किसी बहुत ही ट्रोमैटिक इवेंट से कह लो, या बहुत ही ट्रोमैटिक जो किसी क्या कहते हैं, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हो, या उसके बाद जो होता है, उसको हम पोस्ट ट्रोमैटिक कहते हैं। जैसे मान लो कि किसी इंसान ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट देखा, ठीक है, या फिर अपने आसपास के लोगों को मरते देखा,
जनरली आप देखोगे कि आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को ये बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली जब वो वॉर से वापस आते हैं, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स देव सीन। अपने साथी को बॉम्ब से उड़ते हुए देखना कोई बहुत आसान चीज नहीं होती है, ठीक है। सो अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? रेकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक, इमोशनल नमिंग, एडजस्टमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं आपको, ठीक है। सो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। अब इसके अलावा और भी डिसऑर्डर्स हैं। सो वी हैव एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, acute stress disorder, ठीक है। So adjustment okay, we have acute stress disorder, okay। चलिए, now we're going to take a look at somatic symptom and related disorder, okay। So ओके गाइस, सबसे पहले तो हमें समझना है कि व्हाट इज सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इसका जो मेन क्रक्स है वो ये है कि इसमें आप देखोगे कि लोग कंप्लेन करते हैं ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। दे कंप्लेन अबाउट फिजिकल प्रॉब्लम्स और फिजिकल डिफिकल्टीज, बट इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता है। अब मान लो मैं कंप्लेन कर रही हूँ दैट मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे कोई बायोलॉजिकल कॉज होनी चाहिए ना, कि भाई ठीक है, इनके हार्ट, इनका जो वॉल्व है वो ब्लॉक्ड है मे बी, और शी इज अ हाई कोलेस्ट्रॉल या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल कॉज होगा ही नहीं, इट इज सिंपली साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। ठीक है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होगा? ऑलराइट, सो इसमें आप देखोगे कि इंसान कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करेगा ऑफ बॉडी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। मतलब सीरियस मेडिकल कंडीशंस की वो कंप्लेन करेगा कि मुझे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कॉन्स्टेंटली अपने हेल्थ के बारे में वरिड रहेगा, कॉन्स्टेंटली जो है वो डॉक्टर्स को विजिट करेगा, कॉन्स्टेंटली मेडिसिन वगैरह जो है वो लेता रहेगा, ठीक है। बट अगेन इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है, ठीक है। अगर हम टेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में कहीं भी हमें कोई कमी नजर नहीं आएगी, ठीक है। बट कॉन्स्टेंटली कंप्लेन अबाउट बॉडी रिलेटेड सिम्टम कि मुझे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, हाय आज पैर में दर्द है, आज घुटने में दर्द है, आज कमर में दर्द है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। देन वी हैव इलनेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है? तो इसमें ना मतलब आप सोचो इलनेस, एंजाइटी, ओके। सो यहां पे एक इंसान को लगता है कि वो कोई बहुत सीरियस डिसऑर्डर या सीरियस उसको इलनेस होने वाली है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, हम जैसे गूगल सर्च करते हैं ना कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो गूगल के हिसाब से तो हमें ट्यूमर है और यहाँ हम कैंसर है, हम मरने वाले हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है कि कोई भी छोटी सी भी चीज होगी ना, दे वुड हैव दिस पॉसिबिलिटी कि अब तो आई एम डेड, ठीक है। सर में दर्द है तो ट्यूमर, पेट में दर्द है तो कैंसर, ठीक है। लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है तो हार्ट अटैक। मतलब सबसे एक्सट्रीम चीज जिसको कहते हैं ना वो सोचते हैं, फाइन। सो दे कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट देयर हेल्थ, कॉन्स्टेंटली, है ना। कई बार जब इनको डॉक्टर्स बोलते भी हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव डायग्नोसिस है, यू एब्सोल्युटली फाइन, तो लोग खुश नहीं होते, दे कह रहे एंग्री, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ तो प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। सो दैट इज योर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड द लास्ट वन दैट वी हैव ओवर हियर इज कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है, देखो मान लो कि आप एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट में हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि इस एक्सीडेंट के बाद
मेरे जो हाथ पैर हैं वो नहीं चलेंगे, यू हैव द लाइक यू डेवलप दिस इन योर माइंड, ठीक है, कि आई एम डन, अब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे। तो इसमें आप देखोगे दैट पेशेंट्स रिपोर्ट लॉस ऑफ अ सर्टेन बॉडी फंक्शन, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि उनको ये बिलीफ हो जाता है कि बस इसके बाद जो है वो मैं चल नहीं पाऊंगा, इसके बाद जो है वो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, आई एम डन, मतलब मेरी जो बॉडी फंक्शंस है वो खत्म हो गई है। अगेन ये स्ट्रेस की वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर somatic symptom disorder is, ठीक है। Now we are left with dissociative disorder, ठीक है। Then we also have depressive, alright. Schizophrenia जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है हमारा, fine. So I'm thinking is कि हम थोड़ा सा और discussion जो है वो complete कर लेते हैं, fine. And rest we can do in the next class, alright. अच्छा, dissociative disorders जो है वो बड़े interesting है guys, तो ये हम देखेंगे, चलो। Okay. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिसोसिएशन? व्हेन यू डिसएसोसिएट, है ना, जब आपको लगे कि देयर इज अ सेवरेंस, है ना, जब आप अपने टाइज को ब्रेक करोगे, सेवर करोगे, जो आपका कनेक्शन है बिटवीन योर आइडियाज, इमोशन, थॉट्स एक्सेट्रा, जब हम उससे ब्रेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसएसोसिएशन। जब आप किसी चीज से अब एसोसिएटेड नहीं हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का कोई एस्पेक्ट हो सकता है जिससे अब आप एसोसिएटेड नहीं हो, बिकॉज दैट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एनी मोर, ठीक है। तो अच्छा, डिसोसिएशन में क्या होगा? यू विल हैव फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, मतलब आपको लगेगा कि जो आपके आसपास है या जिसको आप आज तक रियलिटी समझते आ रहे थे वो आपकी रियलिटी है ही नहीं, ठीक है। एस्ट्रेंजमेंट, आपको अपने रिलेशनशिप से लगेगा कि ये मेरे नहीं है, ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन, तो आपको जो भी लगता है कि जो आप हो, ओके दिस इज हु आई एम, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरा नाम है, ये मैं हूं, आपको उस पे भी देखोगे कि शक होने लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हैं, फाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसोसिएटिव एमनीशिया। ठीक है, तो डिसोसिएटिव एमनीशिया जो है वो क्या होता है गाइस, तो चलिए हम वो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। इसका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होगा, कोई इंजरी नहीं होती है, बट एक छोटा सा एक लाइक मे बी यू लूज अ पोर्शन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं याद होंगी, कुछ स्पेसिफिक इवेंट ऐसा कुछ आपको नहीं याद होगा, ठीक है। सो अच्छा, ये इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। दिस इज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस, मतलब मेरा नहीं है बट वन ऑफ माई कॉलीग्स कह सकते हो, ठीक है। सो शी हैड डिसोसिएटिव अमनीजिया। सो बेसिकली उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने शादी करवाई उनकी, ठीक है। शी हैड अ गुड हस्बैंड बट द इन-लॉज वर नॉट वेरी गुड, वेरी अब्यूसिव, ऑलराइट। शी हैड टू वर्क रियली हार्ड, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, बहुत अब्यूज भी करते थे, देन देयर वाज मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज एज वेल, ठीक है। तो वो घर वापस आ गई अपने, समहाउ आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड विद द पेरेंट्स, दे सेंट हर बैक, ठीक है। कुछ दिन तो उन्होंने एडजस्ट किया, but then eventually when she thought that she's no way out, उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली थी, ठीक है। she was in coma for 6 months and when she got back up, तो उनको अपनी शादी वाला जो टाइम है ना वो याद नहीं था, she did not remember it, ठीक है। so that is what is known as your dissociative amnesia guys, ठीक है। so amnesia में यही होता है कि आपको एक partial memory loss हो जाता है, it's I think also the brain ways of dealing with a lot of emotions, ठीक है। Closely associated with this is also known as dissociative fugue. एक सेकेंड। ऑलराइट, डिसोसिएटिव फ्यूग क्या, अगर मैं इसको सिंपल टर्म से समझाऊं तो याददाश्त चली जाना। आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, उनको कुछ याद नहीं आता, ना अपना नाम, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दे मूव अवे फ्रॉम देयर होम, देयर वर्क प्लेस, एक नई आइडेंटिटी ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उनको अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी की वो क्या थे वो उनको रिकॉल नहीं होता है, ठीक है। और जब अल्टीमेटली और एक दिन आप देखोगे कि फ्यूग जो है वो कभी कभी अपने आप एंड हो जाता है
and somehow they just remember everything. ठीक है? Then we have dissociative identity disorder. एक हो गया dissociative fugue. ओके, तो क्या है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर? ठीक है, इसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं. फाइन. सो जनरली आप देखोगे कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होता है, और इसमें अ पर्सन कैन अज्यूम डिफरेंट पर्सनालिटीज. आई थिंक सबसे अच्छा एग्जांपल है भूल भुलैया की जो पहली मूवी थी, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि हाँ, आई थिंक हाँ, विद्या बालन, राइट. तो विद्या बालन का जो वहां पे कैरेक्टर का नाम होता है वो अवनी होता है. ठीक है, एंड शी गेट्स सो इंट्रीग्ड बाय मोंजुलिका's कैरेक्टर कि वो मोंजुलिका जैसा बिहेव करने लग जाती है. ठीक है, मतलब उसको पूरी पर्सनालिटी आ जाती है मोंजुलिका की, वैसी गाने लगती है, नाचने लगती है, लैंग्वेज सीख लेती है समहाउ. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. जब आपके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज हो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स की, तो उसको हम कहते हैं. ठीक है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होता है. आपने देखा होगा सेम चीज वहां पे दिखाई है भूल भुलैया में कि उसके जो पेरेंट्स है उसको दादी के पास छोड़ जाते हैं, एंड समहाउ दादी से उनको फिर अलग भी कर देते हैं. सेम थिंग हैपेंस विद मोंजुलिका वेयर शी वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर लव्ड वन राइट इन फ्रंट ऑफ हर. तो वो उससे कनेक्ट कर पाती है एंड शी बिकम्स दैट कैरेक्टर. ठीक है, then we have depersonalization. Okay. Depersonalization क्या है? It involves a dream like state. ठीक है, तो जहां पे आप अपनी सेल्फ और अपनी रियलिटी से अलग हो जाएं, जो आपको लगने लगे कि आपकी आसपास की चीजें आपकी नहीं है. अगर मुझे लगने लगे कि नहीं, मेरा नाम मिकी नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज नॉट हु आई एम. ठीक है, तो जब आपकी परसेप्शन में चेंजेस आने लग जाए, आपका जो अपने आप को लेके परसेप्शन है कि नो, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये दिस इज समथिंग एल्स, मैं किसी और की जिंदगी जो है वो जी रही हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नाम नहीं है, मेरा काम नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन. ठीक है, ओके गाइस. सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया और एडीएचडी और ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं, वो आई थिंक अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश इट इन दिस क्लास, और मैं चाहती हूँ कि वो हम एक साथ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है. ठीक है, सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे. आई रियली होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी. ठीक है, आई नो ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट, चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो कहीं भी आपको लगे कि आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई डिफिकल्टी है, तो प्लीज फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको कोई डाउट हो रहा है, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विथ इट. मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी इस चीज के लिए. कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे जरूर बताइएगा. ठीक है, ऑलराइट. This is me, Nikki Sinha, signing off. Thank you so much for joining me here today. It was an absolute pleasure to have you all. I will now see you in the next lecture. So please take care. Thank you. Bye-bye. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.